साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। यह 15 मिनट शो में जो सवाल है सीटेट के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है, ताकि साथ ही इसको देखने के बाद सीटेट में जिस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है आपको आकलन कर सके, साथ ही साथ आप ऐसे प्रश्न को कर पाए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले साथी बात करें तो पेपर 2 के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथी। देखो, सबसे पहला सवाल है आज का कि मानव कान के लिए श्रवता प्राश क्या है। साथी, मानव कान के लिए श्रवता कहने का मतलब है कि जिसे मानव सुन सकता है, क्योंकि हमारे कान कुछ ऐसे तरंग हैं जिसे नहीं सुन पाती हैं, कुछ ऐसी तरंग है जिसको सुन पाती हैं। तो साथ ही सुनने वाला रेंज बताना है। अगर मैं सुनने वाला रेंज की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, आप लोगों से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। क्योंकि साथी अगर मैं ध्वनि तरंग की बात करता हूं तो तीन होता है। एक आपका इंफ्रासोनिक होता है। क्या होता है साथी? इंफ्रासोनिक होता है जिसे आप अवश्रव कहते हैं, और इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। अगर 20 से कम हो रहा है तो साथी अवश्रव कहोगे, इंफ्रासोनिक कहा जाएगा। दूसरा साथी ऑडिएबल कहलाता है। ऑडिएबल कहने का मतलब साथी क्या है, जिसे आप सुन सकते हैं और इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 से कम होता है ना। तीसरा अगर मैं बात करता हूं साथी, तीसरा आपका अल्ट्रासोनिक होता है। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक होता है। अल्ट्रासोनिक आने का मतलब साथी है पराश्रव, और इसकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होता है, लेकिन इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। जो सुन सकता है साथी सिर्फ और सिर्फ साथी आपका बी नंबर है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर मैं साथी विद्युत फ्यूज की बात करता हूं तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अगर मैं फ्यूज की बात कर लूं तो जरा बताओ साथी क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ क्या रासायनिक प्रभाव पर? नहीं साथी, रासायनिक प्रभाव पर वो चीज आधारित होते हैं जिसमें केमिकल की बातें हो रही हो या उसके अंदर रिएक्शन की बात हो रही हो, है ना। तो इसमें तो होता ही नहीं है। चुंबकीय प्रभाव नहीं साथी। अब फ्यूज में मैग्नेट कहाँ होता है? हम मैग्नेट की जैसा अगर कोई व्यवहार करेगा तब तो हम बोलेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। इतना याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है तो ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और साथ ही इसमें बोला गया था कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो इस पर भी आधारित नहीं करता है। सर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा उष्मीय प्रभाव। जो उष्मीय प्रभाव है जुल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने बोला था कि किसी चालक तार में अगर आप धारा प्रवाहित करेंगे तो गर्म होता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, और इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। आकाश में इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तभी आकाश में इंद्रधनुष बनता है मतलब जो रंग बिरंगा जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, कभी कभी जिसे आप कहते हो पंचोखा है, उसे इंद्रधनुष कहा जाता है, रेनबो कहा जाता है। ये वर्षा के तुरंत पश्चात बनता है। अगर पानी हो रही है, बरसात के दिन है, तो वर्षा के तुरंत बाद ही आपको दिखाई देती है, तुरंत बाद दिखाई देती है। साथ ही कैसे दिखाई देगा? एक अर्धवृत्ताकार आकृति में दिखाई पड़ती है और रंगीन दिखाई पड़ती है ना। अब जो साथी इंद्रधनुष है इसमें 7 रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसको बनने का मुख्य कारण साथी वर्ण विक्षेपण है। अगर आपसे मुख्य कारण पूछा जाएगा तो वर्ण विक्षेपण है। लेकिन अगर इसको सहायता करने की बात की जाए तो सहायक कारक भी होता है, जैसे परावर्तन हो गया, विवर्तन अपवर्तन हो गया, सहायक कारक होता है। लेकिन हम यहाँ पे मुख्य कारण की बात करें तो आपका क्या होगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये साथ ही सुबह के समय अगर देखेंगे तो पश्चिम में दिखाई देगा, शाम के समय देखेंगे तो आप पूर्व में दिखाई देगा, क्योंकि जो इंद्रधनुष बनता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब एक कार वृत्ताकार पथ के पर एक समान चाल से चलती है तो क्या होगी साथी? अगर कोई कार है और एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ साथी जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस गति को हम वृत्ताकार पथ कहते हैं। और इस वृत्ताकार पथ पर अगर समान चाल चले, यानी एक समान से चले, यहाँ साथी चलना शुरू करा 20 का स्पीड से तो आगे भी 20 का स्पीड से, आगे भी 20 का स्पीड से, आगे भी 20 का स्पीड से, ऐसे चल रहा है, तो इसे एक समान चाल कहा जाता है। तो एक समान चाल तो है लेकिन वेग एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि साथ ही सर्कुलर मोशन में हर एक बिंदु पर दिशा बदलते रहता है। साथ ही चाल तो निश्चित है, मैग्नीट्यूड तो निश्चित है, लेकिन डायरेक्शन निश्चित नहीं है, इसलिए वेग निश्चित नहीं हो सकता है। वेग निश्चित नहीं हो सकता है। साथ ही ये निश्चित हो सकता है लेकिन वेग निश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि वेग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वेग जो है लगातार बदलता है, वेग लगातार बदलता है, स्थिर नहीं हो सकता है। डी बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर कितना गति से आएगी? साथ ही नो ऑप्शन क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे समय से। आगे बढ़ता हूं साथी, अगर आप सीटेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। पेपर 1 के लिए भी साथी कोर्सेज उपलब्ध है, पेपर 2 के लिए भी कोर्सेज उपलब्ध है। अगर दोनों को साथ देना चाहते हैं तो एक साथ भी कोर्सेज उपलब्ध है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही ये सारा प्राइस दिया गया है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। आप हमारे एप्लीकेशन सभी डाउनलोड करिए, जिसका नाम है द ऑफिशियल एकेडमी, और हमारे साथ अभी जुड़े, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथी। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? साथी न्यूटन का अगर प्रथम गति नियम की बात करते हैं तो न्यूटन का 3 नियम साथी इन्होंने दिया था। 3 नियम इन्होंने दिया था। पहला नियम है साथी बल का
बल का परिभाषा के बारे में बोला गया है और साथ ही साथ इसमें जड़त्व का भी चर्चा किया गया है, जड़त्व का भी चर्चा किया गया है। अगर मैं दूसरे नियम की बात करता हूं तो साथ ही बल का व्यंजक के बारे में बताया गया और बोला गया है कि संवेग जो होता है, साथ ही संवेग में परिवर्तन को दर जो होता है उसे बल कहते हैं, इसमें बताया गया है। तीसरा बात की किया जाए तो साथ ही क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया कि आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करेंगे तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल आरोपित करेगी विपरीत दिशा में। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है, तो याद रखना क्रिया प्रतिक्रिया साथ ये तो होगा नहीं, बल ए त्वरण ए बराबर ए में तो होगा नहीं। दूसरा है बाहरी बल न लगे तो वस्तु अपनी अवस्था में बनाए रखेगी, जिसे जड़त्व कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करता है। क्योंकि देखो सर सीटेट में ना शब्द का ही खेल होता है, कैसे उसको सजाकर लिखा जा रहा है उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे कर पाओगे, है ना। याद रखना सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है, अगर मैं प्रकाश की अपवर्तन की बात करता हूं तो ध्यान रखना सबसे पहले तो साथी जो प्रकाश का अपवर्तन है क्या जरा समझिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो प्रकाश का दिशा बदल जाता है, साथ साथ उसका गति बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, है ना। तो अगर बात किया जाए कि प्रकाश का अपवर्तन किसके परिवर्तन से होता है, तो आप लोग सिर्फ प्रकाश की गति के परिवर्तन के कारण होता है। हालांकि आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकाश के अपवर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा, गति भी बदलेगा, दिशा भी बदलेगी और साथ ही अगर बात किया जाए तो उसका डायरेक्शन भी बदल जाएंगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, साथ साथ आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। तो बदलने के केस अलग है, लेकिन साथ ही गति में परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन होता है, इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इजी सवाल है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, वोल्ट साथी होगा नहीं, आपको विभव विभवांतर का होता है। ओम होगा नहीं साथी, प्रतिरोध का होता है, आप बोलेंगे एम्पियर हो जाएगा, तो विद्युत धारा का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियम साथी किसने प्रतिपादित किया, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करता हूं साथी आइंस्टीन साहब ने दिया, नहीं साथी। याद रखना ई बराबर एमसी स्क्वायर की अगर बात किया जाएगा, ई बराबर साथी एमसी स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं या अपेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने साथी दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं साथी न्यूटन साहब की बात करूं तो बिल्कुल सही जवाब है। गैलीलियो ने साथी जड़त्व के बारे में बताया था, जड़त्व के बारे में बताया था। और जो गति का समीकरण है, गति का जो साथी समीकरण है, गति का समीकरण के बारे में भी किसने बताया था, ये आपको गैलीलियो ने ही बताया था। और साथ याद रखना अगर फैराडे की बात किया जाए, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर होगा। नो ऑप्शन क्वेश्चन साथी, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, क्योंकि विगत सेशन में जो भी आपने पढ़ा है सीखा है उसके आधार पर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, अभी करना है। साथ साथ ये भी बताना है कि सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो ये आपका रहा नो ऑप्शन क्वेश्चन, ये हमारा कोर्स है, हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, हमारे साथ साथ आप जुड़ सकते हो। उष्मा का मापन किस इकाई में किया जाता है, अगर मैं उष्मा की मापन की बात करूं साथियों तो यहाँ पे उष्मा का जो मापन होता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि इसका एसआई मात्रक बताइए, ये नहीं कहा जा रहा है कि इसका सीजीएस मात्रक बताइए, ये नहीं कहा जा रहा है कि एफटीएस मात्रक बताइए, ये नहीं कह रहा है कि एमटीएस सिस्टम में बताइए। साथ ही इसको कैसे कैसे हम माप सकते हैं, सारी चीजें आपसे पूछा जा रहा है ना। तो सवाल को बड़ा समझिएगा, क्योंकि शब्द का ही खेल सीटेट में होता है। तो साथी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि एसआई, अगर एसआई मात्रक पूछता तो हम जूल आंसर लगा देते और सही हो जाता, ठीक है। लेकिन साथी अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए तो उष्मा को एसआई मात्रक में जूल में मापा जाता है, लेकिन अब सीजीएस मात्रक की बात किया जाएगा तो सीजीएस मात्रक में साथ ही कैलोरी में भी मापा जाता है। तो इस तरीका से अगर उष्मा को मापने की बात की जाए तो उष्मा का हम दोनों परिस्थितियों में माप सकते हैं, जूल में भी और कैलोरी में भी। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ए और बी। न्यूटन में नहीं माप सकते हैं तो आप बोलेंगे ए और बी तो साथ दोनों हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कोई विशेषता क्या है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की अगर विशेषता की बात करता हूं तो जरा ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है पहले समझिए। जितने भी मैग्नेट है ना तभी उसके चारों तरफ एक काल्पनिक रेखा बनती है, जिसके माध्यम से हम चुंबकीय क्षेत्र को जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम साथी क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं साथी, इसी को बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या क्या होती हैं, सबसे पहले देखिए एक साथी लूप में है ना, एक लूप में है जिसे हम बंद लूप कहते हैं, और एक सतत वक्र रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है और अगर काटेगी तो साथी एक स्थान से दो डायरेक्शन बताएगी, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो काटती नहीं है। साथी समानांतर भी होती है, क्या समानांतर भी होते हैं, बोले सर समानांतर भी होता है, बंद लूप में भी होता है, कभी नहीं काटती है, यानी साथी तीनों बातें सही है। तो ऊपर के सभी इसका सही है, क्या है, सभी सही है। नेक्स्ट, कार्य बल गुने क्या, व्हाट। साथी बहुत अच्छा सवाल, पूछने का तरीका थोड़ा अच्छा है ना। कार्य बराबर की बात की जाए, लेकिन प्रश्न तो बड़ा इजी ही है। कार्य बराबर होता है बल गुने वाट, बल गुने वाट मतलब बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। आप बोलोगे साथी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन होता है। तो हो गया साथी बल गुने विस्थापन, यही आपसे पूछ रहा था। तो विस्थापन की दिशा साथी या दूरी, आप बोलेंगे साथी विस्थापन है ना, बल गुने विस्थापन और विस्थापन की दिशा भी कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका साथ इसका आंसर हो जाएगा
साथी अगर मैं थोड़ा सा अगर डिटेल्स में बात किया जाए तो ध्यान रखना, यहाँ पे बलगुने साथी विस्थापन होता है, बलगुने विस्थापन, और जो विस्थापन है ना, विस्थापन की दूरी में दिशा में नहीं साथी, अगर बात किया जाए तो विस्थापन को अगर ऐसा लिखा रहेगा ना, दूरी प्लस में दिशा, दूरी प्लस में दिशा लिखा रहेगा तब आप इसको लगाना, लेकिन यहाँ पे दूरी अलग है और विस्थापन की दिशा में अलग बात है, तो यहाँ पे अभी अंतर फिलहाल विस्थापन की दिशा में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन दूरी प्लस दिशा लिखा रहेगा तो आप दोनों लगाना, ठीक है। अवतल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है, अगर मैं अवतल लेंस की बात करता हूँ कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आप सभी जानते हैं साथ, जो अवतल लेंस है ये हमेशा कैसा बनाता है, अवतल लेंस में हमेशा छोटा बनता है, कि जो उत्तल दर्पण में बनता है वही अवतल में बनता है, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इकाई वर्ष सवाल ऐसा पूछा गया है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को क्या कहते हैं, नो ऑप्शन साथी क्वेश्चन है, जरा कमेंट करना कि इसे क्या कहा जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा। साथी एक कोर्स है हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जरूर जुड़ना। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, अगर प्रकाश की गति निर्वात की बात किया जाए साथी कितना होगा, सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होगा, अगर मैं विद्युत प्रतिरोध की इकाई की बात करता हूँ साथी तो आपका ओम हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत इजी सवाल है। दर्पण सूत्र साथी देखो दो चीज होता है, एक आपका लेंस सूत्र होता है और एक मेरे प्यारे भाई दर्पण सूत्र होता है। तो अगर मैं लेंस सूत्र की बात करता हूँ तो लेंस में लेस होता है, लेंस में लेस होता है यानी कि माइनस होता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं दर्पण सूत्र की बात करता हूँ तो दोनों सूत्र क्या करता है कि आपका प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करता है ना। बस अंतर है कि ये लेंस में लगाया जाता है, ये फोकस में लगाया, दर्पण में लगाया जाता है। तो दर्पण में प्लस होता है और लेंस में साथ ही माइनस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दर्पण सूत्र पूछा जा रहा है तो 1 साथ ही प्लस वाला होगा, जब आपको लेंस सूत्र पूछा जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है, अगर हवा में ध्वनि की गति की बात किया जाए साथ कितना हो जाएगा, तो हवा में साथी अगर बात किया जाए 330 340 होता है, याद रखना 340 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हाँ लेकिन साथ याद रखना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये आपका जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी 330 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन 330 जो होगा आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर आपको टेम्परेचर नहीं लिखा गया है तो यही ऑप्शन रहेगा 330 या 340, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर लिखा गया है तो ध्यान देना कि अगर साथ 0 से 10 तक रहेगा तो 330 मीटर पर सेकंड, अगर 20 से 25 रहेगा तो 340 से 343 मीटर पर सेकंड होता है, इस बात को ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। संवेग का SI मतलब क्या होगा, नो ऑप्शन क्वेश्चन साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अभी वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइए संवेग का SI का क्या होगा। एक कोर्स है हमारे एप्लीकेशन पर साथी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, अगर मैं साथी बात करता हूं तो याद रखना अनूप से, है ना, किसे, अनूप से याद रखना, बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर अच्छा लगा ट्रिक तो आप सेशन को लाइक जरूर कर देना। ए फॉर साथी अवतल लेंस या दर्पण कर सकते हैं दोनों, और एन फॉर आपका नेगेटिव, यानी फोकस दूरी अवतल दर्पण हो या लेंस हो नेगेटिव होगा। ऊपर साथी आपका उत्तल होता है चाहे दर्पण या लेंस हो, और पी पर आपका पॉजिटिव होता है ना। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो उत्तल पॉजिटिव, उत्तल पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान साथी कितना होगा, तो अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, अगर साथ विद्युत ऊर्जा की बात किया जाएगा तो ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा, और साथ ही साथ आपका जूल भी हो जाएगा ना, जूल भी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों होगा ना। एक तो साथी ऊर्जा है तो जूल भी हो जाएगा, लेकिन विद्युत ऊर्जा की बात किया जाए तो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो साथ याद रखिए दोनों ऑप्शन में दे रखा है, दोनों आप लगा देंगे। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, अगर मैं न्यूटन का तृतीय नियम की बात करते हैं तो साथ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये सीटेट का महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपके 15 मिनट शो के तहत बताने की कोशिश करा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर साथी अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच साथी, जय हिंद।